एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला। नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्र सर्वोपरि। एक ही उद्देश्य, देश से बड़ा कोई नहीं, राष्ट्र से ऊपर कोई नहीं, और यही हमारी आवाज है और यही हमारा संकल्प है। यह केवल एक शो नहीं है, बल्कि राष्ट्र से जुड़ी खबरों का एक पूरा मानचित्र है, जहां जानकारियां भी हैं, कहानियां भी हैं, कमियों को ठीक करने का एक रास्ता भी है। आज सबसे पहले हम बात करेंगे योगी आदित्यनाथ की, जो संकल्पित है उस उद्देश्य के लिए जो हमें महापुरुषों से सीख लेने को कहती है, ना कि उन पार्टियों की तरह जो मौके पर चौका लगाने के लिए महापुरुषों को बांटने वाली राजनीति करती हैं। वाल्मीकि जयंती के मौके पर कैसे योगी आदित्यनाथ ने भगवान राम के अपमान करने वालों को नसीहत दी, आगे आपको बताएंगे। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन सत्संग को बंगाल में प्रवेश की अनुमति मिलने क्यों नहीं दी गई, किसने रोक लगा दी। इसके अलावा बात होगी मध्य प्रदेश की, जहां अंधविश्वास की गर्म सलाखों ने बच्चों को गहरा जख्म दिया है। और अंत में जयपुर की सड़कों पर रसूख की रफ्तार से चोटिल फौजी और पुलिस की कहानी। तो आइए शुरू करते हैं राष्ट्र सर्वोपरि। तुष्टीकरण की राजनीति की चपेट ऐसी होती है जो आपको और हमें बांटती है, और जो इसकी राजनीति करते हैं वो मौके और मौसम के मुताबिक पासे फेंकते रहते हैं। देश में महापुरुषों की भूमिका की ताकत क्या होती है, वो इस देश के विकासशील से विकसित होते कदम की आहट से पता चलता है। लेकिन भारत में जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। राम सनातन है, राम देश की आत्मा है। लेकिन वाल्मीकि जयंती के मौके पर सीएम योगी ने जो कहा वो एक संदेश मात्र नहीं है, बल्कि बदलते और बढ़ते भारत की सनातनी आवाम की आत्मा के लिए एक सोच का विषय। सवाल तो जायज था कि जिन महापुरुषों की राजनीति के दम पर समाज का आखिरी वर्ग भी आज सामान्य कोटे के बराबरी कर रहा है, आखिर उसके साथ नाइंसाफी करने वालों को राम या फिर वाल्मीकि पर बोलने का क्या हक है। योगी ने साफ कर दिया, यह नया भारत है, यहां भेदभावपूर्ण राजनीति नहीं चलने वाली। भगवान के, श्री आनंद कंद भगवान के। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, सनातन की सोच को बार बार हर मंच से आवाज देते यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बार भी सनातन की अलख जगाने की भरसक कोशिश की। मौका था वाल्मीकि जयंती का, और ऐसे में राजनीति में नफा नुकसान देखकर महापुरुषों का नाम लेने वालों को योगी ने सीधे और सपाट शब्दों में बता दिया, और भविष्य में टूटती ऐसे प्रपंच वाली राजनीति का आईना भी दिखा दिया। योगी ने भेदभावपूर्ण राजनीति को हवा देने वाले दलों के मुखिया को आड़े हाथ लेते हुए आम जनता को सतर्क रहने की बात कही। जातियों का सहारा ले रहे हैं, इन सब पूछिए इन लोगों से। याद करिए 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी, इन्होंने सामाजिक न्याय के इन पुरोधाओं के बने हुए स्मारकों को तोड़ने की धमकी दी थी। और तब भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि सामाजिक न्याय के पुरोधाओं के स्मारक को कोई तोड़ेगा तो उत्तर प्रदेश की जनता उसको तोड़ के रख देगी। योगी यही नहीं रुके, उन्होंने समाजवादियों को उनके शासनकाल में अंबेडकर और काशीराम के नाम वाले संस्थानों के नाम बदलने को लेकर हमला किया। इस दौरान योगी ने ऐसे संस्थानों के नाम भी गिना दिए जिसका नाम समाजवादी सरकार में बदला गया था। योगी ने बताया कि कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और लखनऊ के भाषा विश्वविद्यालय का नाम काशीराम के नाम पर था, लेकिन सपा ने इन दोनों संस्थानों का नाम बदल दिया। हालांकि योगी शासन में इन दोनों संस्थानों का नाम फिर से अंबेडकर और काशीराम के नाम पर रखा गया। योगी ने सपा पर मेरठ और सहारनपुर जिले के मेडिकल कॉलेज का नाम बदलने का आरोप भी लगाया। आज इनको प्रत्येक प्रेस वार्ता में बाबा साहब
भीमराव अंबेडकर का नाम का स्मरण लोग करते हैं, लेकिन तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर बने हुए मेडिकल कॉलेजेस का नाम भी बदलते थे, बदल दिया था। कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे था। समाजवादी पार्टी की सरकार में उस समय के मुख्यमंत्री ने बदल दिया नाम। हमारी सरकार ने फिर से नाम बाबा साहब के नाम पर किया है। लखनऊ के भाषा विश्वविद्यालय का नाम मान्यवर कांसीराम जी के नाम पे था, इन्होंने बदल दिया, समाजवादी पार्टी ने नाम। सीएम योगी ने सपा और कांग्रेस की सनातन विरोधी राजनीति को नकारते हुए महर्षि वाल्मीकि की प्रासंगिकता को जन जन की भावना बताया और याद दिलाया कि भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में स्थापित करने में महर्षि वाल्मीकि की क्या भूमिका थी। भगवान वाल्मीकि के आदर्शों की प्रेरणा से कैसे एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण का रास्ता खुलेगा। ये राम और कृष्ण का विरोध करते हैं, भगवान राम का विरोध का मतलब भगवान वाल्मीकि का विरोध, और यही तो ये लोग करते थे, कहते थे राम हुए ही नहीं, यानी इसका मतलब इन्होंने महर्षि वाल्मीकि की भी उत्पत्ति और उनके प्रकट उत्सव को भी प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। सीएम की अपील केवल महर्षि वाल्मीकि और भगवान राम के महत्व को बताने से कहीं ज्यादा भक्ति के मजबूत होते भाव को बढ़ावा देना था। समाज के सशक्त होने से लेकर समाज की आत्मनिर्भरता का रास्ता विकसित भारत की परिकल्पना को कैसे साकार करेगा, इसे भी जन जन के मन में जागृत करना था। लेकिन आज इन महापुरुषों को जाति, धर्म और विचारधारा के नाम पर बांटकर सियासत हो रही है। ऐसे में राष्ट्र सर्वोपरि का सवाल यह है कि क्या महापुरुषों का जाति धर्म में बंटवारा सही है? क्या सियासी दलों के लिए महापुरुष सिर्फ वोट बैंक का जरिया हैं? क्या महापुरुषों की आड़ में सियासी दल सिर्फ उनके अनुयायियों को साध रहे हैं? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब सियासी दलों को देना चाहिए। भारत में विचारों की भिन्नता के बीच उद्देश्य का एक होना ही हमारे राष्ट्र को महान बनाता है और साथ ही महापुरुषों की विरासत को एक नई सार्थक दिशा देता है। योगी आदित्यनाथ एक मिशन को लेकर अग्रसर हैं और वो मिशन है मानवता, सनातनी विचारधारा। ऐसे में अब आपको सोचना है कि राष्ट्र के प्रति आप अपनी कितनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आपको सियासी दलों के माया जाल से भी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि आपकी जागरूकता और सतर्कता ही इस राष्ट्र को सर्वोपरि के पथ पर ले जाती है। इस रिपोर्ट को दिखाने का मकसद यह था कि आप जाग जाएं, आपके अंदर वो क्षमता है, इच्छा शक्ति है कि आप अपने राष्ट्र को सर्वोपरि बनाने के लिए हर वो कदम, हर वो उपाय कर सकते हैं। इधर सनातन के ध्वजावाहक बाबा धीरेन्द्र शास्त्री बंगाल में कथा करने वाले थे, लेकिन परमिशन ही नहीं मिली। लाखों की तादाद में सनातनी श्रद्धालु इंतजार में थे, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार और उनके प्रशासन की परमिशन नहीं मिली। सवाल है, क्या कथावाचक को रोकना मकसद है या फिर पूरे सनातन पर ब्रेक लगाने की मंशा है? क्योंकि बंगाल अपने नवरात्र के लिए जाना जाता है। उस समय पावन मौके पर सरकार भी नतमस्तक होती है, लेकिन बाबा बागेश्वर धाम की कथा पर रोक लगाना या फिर कथा के लिए परमिशन ना देना, यह बताता है कि बंगाल की सरकार किसी बड़े डर के साए में है। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि डर किसका है। सनातन को लेकर दोहरा मापदंड रखने वाली बंगाल सरकार को बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने आईना दिखा दिया, बिल्कुल उसी तरह जैसे इंसान के लिए इशारा काफी होता है। सनातन के सारथी बाबा बागेश्वर यानी बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जहां भी कदम रखते हैं, लाखों की संख्या में सनातन के प्रहरी साथ हो चलते हैं। देश का कोई भी कोना ऐसा नहीं है जहां सनातन के ध्वजावाहक की आवाज और उनकी छवि का जादू ना चला हो। जो भी सनातनी पंडाल की छत्र छाया में आया, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का हो गया। मैं पूजा पाठ करता था तो घर वाले लोग वो करते थे, वे रोक करते थे करके, अपने मन से हो रहा है। कोई दबाव तो नहीं, किसी ने कहा तो नहीं? किसी का कुछ नहीं, मैं अपने से हो रहा।
लेकिन भारत में एक राज्य ऐसा भी है जहां बागेश्वर सरकार की कथा कहने और करने के लिए परमिशन ही नहीं दी गई। 10 से 12 अक्टूबर को कोलकाता में कथा का आयोजन होना था, लेकिन प्रशासनिक मजबूरी का हवाला दिया गया और परमिशन नहीं दी गई। लेकिन सवाल है कि पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को कहीं बाबा से डर तो नहीं, कहीं सनातनी सेना के आगे अस्तित्व की लड़ाई और हार का डर तो नहीं? अगर ऐसा है तो फिर सनातन पर तुष्टीकरण की राजनीति का ये हमला है। अब बाबा ने भी मन बना लिया है कि दीदी नहीं तो क्या, जब दादा की सरकार आएगी तब ही कथा होगी। दीदी जब तक है तब तक नहीं जाएंगे, दादा आएगा तो जाएंगे। हमने कहा थैंक यू बोल देना। उद्देश्य केवल समाज और धर्म को मार्गदर्शन देना है, राजनीति या व्यक्तिगत विवाद में नहीं पड़ना है। भगवान करे दीदी बनी रहें, हमें उनसे कोई बुराई नहीं है, लेकिन बुद्धि ठीक रखें, धर्म के खिलाफ ना रहें। मां दुर्गा की आराधना पूरे बंगाल की पहचान है, लेकिन जब भी बात सनातन की कथा और हिंदुत्व के जागरण की आती है, ममता सरकार के पांव हिलने लगते हैं। ममता सरकार अचानक कानून और व्यवस्था की दुहाई देने लगती है। आखिर क्यों? जब बंगाल की सड़कों पर कट्टरपंथी जुलूस निकाले जाते हैं, नारेबाजी होती है, हिंसा तक होती है, तो प्रशासन मौन साधना में होता है। लेकिन बात हिंदू जागरण के उद्घोष की होती है तो फिर सरकार का दोहरा चरित्र सामने आ जाता है। आखिर क्यों ममता सरकार का एक चेहरा तुष्टीकरण के लिए झुकता है और दूसरा सनातन का रास्ता रोकता है? तो फिर बंगाल सरकार का ये एक्शन एक संत का रास्ता रोक रहा है या फिर सनातन का? अभी हमको पश्चिम बंगाल जाना था, दीदी ने हमको मना कर दिया। समझ गए हम किसकी बात कर रहे हैं? नाम नहीं लेना चाहिए। लो, परमिशन ही कैंसिल हो गई। दूसरी जगह परमिशन नहीं मिल रही, जहां थी वहां पानी भर गया। तो किसी ने कहा आप क्या कहोगे? हम कहा क्या कहना है, थैंक यू बोल देना। पर इसका मतलब ये थोड़ी हम अपना कार्य छोड़ दें। दीदी जब तक है तब तक नहीं जाएंगे, दादा आएगा तो जाएंगे। तो भगवान करे दीदी बनी रहे, हमें उनसे भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन बुद्धि ठीक रखें, धर्म के खिलाफ ना रहें। पश्चिम बंगाल की जनता बाबा बागेश्वर के दर्शन और उनकी कथा वाचन का इंतजार कर रही थी, लेकिन सरकारी परमिशन ने सनातन का रास्ता रोकने की कोशिश की। ऐसे में सवाल कथा के आयोजन और पश्चिम बंगाल की सरकार की मानसिकता पर है। प्रशासनिक मजबूरी का बहाना बनाकर वोट बैंक की राजनीति को साधने की मंशा उस पश्चिम बंगाल की छवि को धूमिल कर रही है, जहां से स्वामी विवेकानंद ने सनातन का संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचाया था। लेकिन आज वही बंगाल एक राजनीतिक पार्टी के दबाव में एक संत का रास्ता रोके खड़ी है। सवाल है, क्या आस्था से डर रही है बंगाल सरकार? क्या वोट बैंक के लिए सनातन का रास्ता रोका गया? क्या तुष्टीकरण की राजनीति के लिए रास्ता रोका गया? ममता सरकार का यह आस्था विरोधी रवैया नहीं, बल्कि राष्ट्र विरोधी सोच है। संस्कृति और राष्ट्र के पुनर्जागरण का सपना संजोए सनातनी बाबा बागेश्वर का बंगाल की धरती पर इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि बाबा का बंगाल आगमन उस राष्ट्रवादी सोच का सनातनी प्रदर्शन है, जो है राष्ट्र सर्वोपरि। देश का ऐसा कोई कोना नहीं होगा जहां हम नहीं जाएंगे और हिंदू विरोधी लोगों की ठटरी और गठरी दोनों बांधकर या तो देश निकाला करवाएंगे या उनकी घर वापसी करेंगे। तो सनातन का राह रोकने के लिए अलग तरीके का बहाना, बहानेबाजी, और बंगाल का प्रशासन कुछ ऐसा ही करता हुआ नजर आया। लेकिन बाबा बागेश्वर ने अपने ही अंदाज में समझा दिया, देश का कोई कोना नहीं बचेगा जहां सनातन की कथा नहीं होगी। हमें बचपन से पढ़ाया गया कि कानून की नजर में हम सब बराबर हैं, कोई बड़ा या फिर छोटा नहीं होता। लेकिन क्या यह किताबी ज्ञान हकीकत में भी सही है? क्या किसी रसूखदार व्यक्ति के खिलाफ उसी ईमानदारी से एक्शन होता है? आपने देखा है जितना किसी गरीब के खिलाफ होता है। अगर ऐसा होता तो आज 4 नशेड़ी युवक जिन्होंने एक फौजी की कार ठोक दी, पुलिस वालों के साथ बदतमीजी की, वो हवालात के अंदर होते। लेकिन जरा सोचिए, इन पर तो केस तक दर्ज नहीं हुआ, पुलिस इन्हें थाने लेकर जाई, लेकिन सिर्फ एक फोन कॉल आया और सबको छोड़ दिया गया। अब जरा सोचिए, ये फोन कॉल किसका होगा?
उसकी कितनी रसूख होगी, क्या ताकत होगा, क्या लेवल होगा, ये सब कुछ हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। भारत में लोकतंत्र है, न्यायतंत्र है, पुलिस तंत्र है, लेकिन इन सब पर हावी रसूख तंत्र है। अगर आपका रसूख अच्छा है और आपकी ऊंची पहुंच है तो कानून आपकी जेब में है। यकीन ना हो तो जयपुर की इस तस्वीर को देखिए। न्यायाधीश लिखी कार में सवार 4 युवकों ने नशे में धुत होकर जमकर उत्पात मचाया। इन युवकों ने पहले तो एक फौजी की कार को पीछे से टक्कर मारी। इसके बाद जब पुलिस आई तो उनके साथ हाथापाई की। इन युवकों को इस बात का जरा भी खौफ नहीं कि उन पर एक्शन हो सकता है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके ऊपर जज का हाथ है। तभी तो वो पुलिस से भिड़ गए। इस तस्वीर को देखकर ऐसा लग रहा है कि देश का कानून सिर्फ गरीबों के लिए है। अगर कोई गरीब आदमी पुलिस के साथ ऐसी बदतमीजी की होती तो पुलिस उसकी धुनाई कर कई केस लाद दी होती। लेकिन मजाल है कि न्यायाधीश की कार में सवार नशे में धुत होकर हंगामा कर रहे इन युवकों को पुलिस ने एक थप्पड़ भी जड़ा हो। उल्टे ये लड़के ही पुलिस के सामने अपने हाथ पैर चला रहे हैं। पुलिस जब इन्हें थाने लाने के लिए कार में बिठा रही थी तब भी ये आरोपी पुलिस को धमकाते रहे। वो खाए दूसरा खाए, मैं बंद करूंगा तुम्हें। हंगामा कर रहे इन आरोपियों के चेहरे पर जरा सा भी डर नहीं दिख रहा। पुलिस सामने खड़ी है, इनकी करतूतों को कैमरे में रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद आरोपी बेखौफ होकर पुलिस के सामने गाली गलौज और मारपीट कर रहे हैं। एक फौजी की कार ठोककर उसे गलत साबित कर रहे हैं। जयपुर में हंगामा कर रहे इन युवकों को पुलिस थाने तो ले आई, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। इन आरोपियों को बिना किसी कानूनी कार्रवाई के पुलिस ने छोड़ दिया, जबकि पुलिस ने इनकी करतूतों को अपनी आंखों से देखा। यहां तक कि पुलिस वालों ने इनकी हरकतों को कैमरे में रिकॉर्ड भी किया। इतने सबूत होने के बावजूद पुलिस आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। ऐसे में राष्ट्र सर्वोपरि का सवाल है कि पुलिस ने बिना कानूनी कार्रवाई के इन्हें क्यों छोड़ा? क्या आरोपियों के रसूख की वजह से इन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई? क्या देश का कानून सिर्फ गरीबों के लिए है? आखिर सबूत होने के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब जयपुर पुलिस को देना होगा। अब आपको उस जज के बारे में भी बताते हैं जिनकी कार में सवार होकर ये चारों आरोपी जयपुर की सड़कों पर हंगामा कर रहे थे। जिस कार में आरोपी सवार थे वो कार रिमझिम नाम की एक जज के नाम पर रजिस्टर्ड है, जो अलवर के किशनगढ़वास में न्यायिक पद पर तैनात हैं। हालांकि घटना के समय रिमझिम कार में मौजूद नहीं थी, लेकिन बताया जा रहा है कि इन्हीं के रसूख के दम पर आरोपियों को बिना किसी कानूनी कार्रवाई के छोड़ दिया गया। भारत में कानून सबके लिए बराबर है, अमीर गरीब सभी को बराबर अधिकार है, लेकिन अक्सर रसूखदार लोग कानून के जाल से बच निकलते हैं। ऐसे में पुलिस को अपनी कार्यप्रणाली पर एक बार फिर विचार करने की जरूरत है और उन लोगों को भी सोचने की जरूरत है जो अपनी पहुंच का गलत फायदा उठाते हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता रहेगा तो राष्ट्र सर्वोपरि कैसे होगा? तो ये है रसूख का खेल। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है हिमाचल प्रदेश से, जहां के बिलासपुर में एक गंभीर हादसा हुआ है। बिलासपुर में बस पर पहाड़ का मलबा गिर गया और एक बड़ी दुर्घटना हुई है। मलबे से 8 शव निकाले गए हैं, जैसा कि सूत्र बता रहे हैं। 8 शवों को निकाला गया है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में बड़ा हादसा, जो गाड़ी गुजर रही थी, बस गुजर रही थी, उसके ऊपर पहाड़ का मलबा आकर गिरा और कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई है। घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, लोगों की बचाने की कोशिशें जारी हैं। मलबे से 8 शव अब तक निकाले गए हैं, ये एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बस में कई लोगों के सवार होने की खबर है और ऐसे में 8 लोगों के शव निकाले गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है।
तो इस बड़ी खबर के बाद चलिए फिर उस ट्रैक पर आते हैं, विकसित भारत की बात करते हैं। लेकिन विकसित भारत में अंधविश्वास की जो जड़ें हैं उसे दिखाती हुई एक रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं। अब आप देखने वाले हैं वो रिपोर्ट और खुद से सवाल भी पूछने वाले हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में तांत्रिक के चक्कर में पड़कर माता पिता ने 3 बच्चों के शरीर को गर्म सलाखों से दगवा दिया। अंधविश्वास ने मध्य प्रदेश के झाबुआ को ऐसा दागा है कि बच्चों की किलकारी अब उनके असहनीय दर्द की आवाज बन गई है। 3 मासूम जो अभी मां की गोद छोड़कर जमीन पर कदम भी नहीं रख पाए थे, उन्हें गर्म लोहे की सलाखों से दाग दिया गया। बीमारी को ठीक करने के लिए स्वास्थ्य महकमा था, लेकिन तांत्रिक के चक्कर में आकर अंधविश्वास की झड़ से बच्चों के नाजुक शरीर पर क्रूर निशान बनाना कहीं से भी जायज नहीं है। लेकिन ऐसा हुआ है। डॉक्टर, अस्पताल सब इस घटना के बाद तांत्रिक के किए कराए को ठीक करने में लगे हैं। मासूमों की सांस को बचाने का हर संभव प्रयास जारी है। जब बच्चे की छाती में दर्द होता है, सीने में दर्द होता है, तो उसकी वजह से उसकी चमड़ी ऊपर नीचे होती हैं पसलियों की, तो उनको लगता है कि यहाँ पे तकलीफ है, तो वो उसको तो वहीं पर जलवा देते हैं। तो जो तांत्रिक होते हैं वो जला देते हैं, तो जलने से बच्चे को दर्द बढ़ जाता है, तो वो चमड़ी को हिलाता नहीं है, तो उनको ऐसा लगता है कि ये ठीक हो गया। अंधविश्वास का चक्कर लोगों की जान ले रहा है और उनकी ये मूर्खता एक बड़े खतरे का कारण बन रही है। अंधविश्वास किसे कहते हैं, उन मासूमों को पता नहीं था, जिन्हें नहीं पता था कि आग क्या होती है और बीमारी कैसे ठीक होती है। उन्हें जलन मालूम नहीं थी, लेकिन तांत्रिक के बहकावे में आकर उनके माता पिता ने जो किया, अब वे तीनों अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। तीनों बच्चे ऑक्सीजन के सिलेंडर से एक एक कतरा खींचे जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि तीनों बच्चे निमोनिया से पीड़ित थे। इनमें से 2 की उम्र मात्र 2 महीने की है, तीसरी बच्ची की उम्र 6 महीने की है। तीनों अस्पताल में ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। गांव के ही एक तांत्रिक के कहने पर बच्चों को दागा गया। बच्चों के पेट और गर्दन पर जलने के गहरे निशान हैं। इसे ही तो अंधविश्वास कहते हैं, जो विज्ञान से आपको दूर और अज्ञानियों के करीब लाता है। अस्पताल से जुड़े लोगों की तत्परता के बाद बात प्रशासन और पुलिस तक पहुंची और इसके बाद पूरा अमला एक्टिव हो गया। इस मामले में एनएचआरसी ने संज्ञान लिया है। झाबुआ के कलेक्टर और एसपी को नोटिस जारी करते हुए एनएचआरसी ने 2 हफ्ते में रिपोर्ट तलब की है। ये जो दागना है, इस बारे में हमारे पास में पूर्व में भी 2023 में आए थे बच्चे, हमारे पास 2023-24 में आए थे, तो उस समय हमारे द्वारा भी पहले भी पूर्व में हम कार्रवाई कर चुके हैं, जिसमें रूपाखेड़ा क्षेत्र और एक सनोड़ क्षेत्र में ये कार्य किए जा रहे थे। तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई, पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई भी की गई, और उस क्षेत्र में अब इस जो दागने वाली प्रथा है उससे थोड़ा प्रेरित हो रहे हैं कि अब दागना नहीं चाहिए करके, और वो अस्पताल ला रहे हैं। पुलिस को भी इस मामले की जानकारी दी गई थी, जो अब जांच करने में जुटी है। डॉक्टर जिला चिकित्सालय से हमें सूचना मिली है कि 3 बच्चे हैं जिनको लोहे की गर्म सलाखों से दागा गया है इलाज के नाम पे। अभी हम इसमें जांच करवा रहे हैं कि ये प्रकरण कहाँ का है और जिस व्यक्ति ने ये दागने की प्रक्रिया की है वो कहाँ पर है और घटना स्थल इसका कहाँ है। तो आज के लिए राष्ट्र सर्वोपरि में बस इतना ही। लेकिन राष्ट्र सर्वोपरि बस एक शब्द नहीं है, बल्कि ऐसे अंधविश्वासी चेहरों को दूर करना होगा इस समाज से, तभी हमारा राष्ट्र सर्वोपरि होगा। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन कल फिर हम इसी जगह पर हाजिर होंगे कुछ और खबरों को लेकर के। तब तक के लिए शुक्रिया। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद।
स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH